सभी को नमस्कार। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ अवर 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक सीरीज। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो बना के दिए हैं। इस सीरीज के अंदर हम पीवाईक्यू के माध्यम से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार यूपीएससी के एग्जाम में बिना नॉलेज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। और वो कैसे? लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल गैस प्लस एलिमिनेशन टेक्निक। इन सारी चीज़ों को जब हम साथ में यूज़ करते हैं तब हम कई बार आंसर तक पहुँच पाते हैं। ये कोई तुक्के नहीं है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैं आपको तुक्के मारना सिखा रहा हूँ। ये तुक्के नहीं है। जब आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को बार-बार लगाएँगे तब आपको पैटर्न नोटिस होता है। आपको समझ में आता है कि यूपीएससी एक पैटर्न पे काम करता है और अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाता है, तो आप प्री में कम से कम 10 से 12 सवाल इस टेक्निक के माध्यम से सही कर सकते हैं। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं आपको 10 से 12 सवाल का एक इजाफा करके दे सकता हूँ, एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकता। एग्ज़ाम तो आपको नॉलेज के बेस पे ही निकालना है क्योंकि आपको 10 से 12 मतलब आप समझिए करीब-करीब आप 20 से 22 नंबर का फ़ायदा ले सकते हैं, पर आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए करीब-करीब 90 से 100 नंबर का आपको आंकड़ा निकालना होगा। तो उसके लिए तो आपको नॉलेज ज़रूरी है, स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो बना के दिए हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमने बात की थी कि किसी ग्रुप का कंपैरिज़न किसी सब ग्रुप के साथ में किया जाता है, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में हमने जनरलाइज़ स्टेटमेंट की बात की थी कि अगर आपको कहीं पे जनरलाइज़ स्टेटमेंट स्टेटमेंट मिलता है, तो उसको देखिए और उसको टिक कीजिए। इस बात को ध्यान रखिए कि मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है। प्लेलिस्ट को बार-बार देख सकते हैं और आप जब भी पीवाईक्यू को लगाएँ, तब इन चीज़ों को खुद यूज़ कीजिए। अब होता क्या है कि मैं इस बात को भी देखता हूँ कि जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, लाइक प्री से जस्ट पहले यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ की एकदम भरमार हो जाएगी। सभी लोग एलिमिनेशन टेक्निक सभी लोग उस समय बता देंगे। एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का प्रेशर, उसके जस्ट 7 दिन पहले इन चीज़ों को आप देखते हैं। आपके पास में प्रॉपर टाइम नहीं है कि आप अच्छे से पीवाईक्यू को लगा पाएँ। मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी दे रखा है कि पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बताया था कि एक एआई प्रॉम्प्ट भी बताया था, उस वीडियो को एक बार जाके देखिएगा। आपको पता चलेगा कि एक पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व करने में कम से कम 22 से 23 घंटे आपको टाइम लग जाएगा। आप देखिए कि उस समय आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप अच्छे से पीवाईक्यू को सॉल्व कर पाएँ। फिर आप एग्ज़ाम में गलतियाँ करते हैं। अभी से इनको देखिए, पीवाईक्यू को धीरे-धीरे सॉल्व कीजिए, समझ में आएगी बातें। आज हम बात करेंगे एनजीओ के रिगार्डिंग। मैंने आज इंट्रो में करीब ढाई मिनट ले लिए। गलतियाँ हैं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। फिर आप बोलोगे कि इंट्रो में पूरा टाइम खा गया, फिर मैं तुम्हारे वीडियो को लाइक क्यों करूँ? ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आप इस बात को देखिए कि यूपीएससी का फेवरेट एरिया है एनजीओ। आप अगर कभी भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन देखिए जिसका नाम आपने कभी पहले सुना नहीं है, तो ध्यान रखना कि उसके एनजीओ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यूपीएससी का जब आप पीवाईक्यू लगाएँगे तब आप देखेंगे कि यूपीएससी ने पिछले 10 से 12 सालों में कम से कम 7 से 8 बार एनजीओ से सवाल पूछा है। एनजीओ से कैसा सवाल पूछेगा? कोई ऑर्गनाइज़ेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये है क्या? ठीक है? अब देखिए कैसे, एक यूपीएससी का सवाल है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ये 2019 का सवाल है, ठीक है? एक 2021 के आसपास में भी सवाल आ रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। बॉम्बे का एक एनजीओ के सवाल पूछा था, बॉम्बे बॉम्बे का एक एनजीओ का नाम पूछा था और पूछा था कि ये क्या है? ऐसा बहुत सारा सवाल आपको लिमिट देखने को मिल जाएँगे। मैं आपको 1-2 सवाल लिमिटेड करवा सकता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाने जाऊँगा तो ये सीरीज़ बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चंस ये दे रखा है कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, मेडिसिन सेंस फ्रंटियर, ऑफन इन द न्यूज़ इज़। जो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर है ये कई बार न्यूज में रहता है, ये है क्या? ए डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये देखिए कि इसको अपन क्या समझ सकते हैं कि यूपीएससी का ट्रैप भी समझ सकते हैं। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर मतलब बिना किसी सीमा के जो डॉक्टर बने हुए हैं, ऐसा इसका हिंदी में नाम तो वैसे यही होगा, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ही होगा। अब आप ये देखिए कि जैसे हम वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये नाम देखेंगे तो हमारे दिमाग में पहला आएगा कि यार डॉक्टर है, हेल्थ है, सही होने के चांस है, पर ये नहीं है। एन इंटर गवर्नमेंट एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन, एक है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। अब यहाँ पे एक चीज और सिखाता हूँ, उसको भी ध्यान रखना कि यूपीएससी अगर कहीं पर भी अब पूछता है ना कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, तो उसको पहले काटना आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोगों को लगता है कि यूएन का नाम आया है तो सही होगा, पर यूएन की जितनी भी पॉपुलर एजेंसी है वो कहीं ना कहीं हम पढ़ ही देते हैं। जो भी पॉपुलर एजेंसी है वो कहीं ना कहीं न्यूज में रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की आदत है कि वो यूएन वाला ये ऑप्शन एक में नहीं, बहुत सारे आपको सवाल में देखने को मिल जाएगा। और ये ज्यादातर गलत होता है, जब भी एनजीओ वाला सवाल देगा तो यूएन वाला ऑप्शन देगा ही देगा। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको बोला कि जैसे दिखते दिखे काट दो, इसका मतलब ये है कि जब आपको आंसर आ नहीं रहा है तब इसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि सवाल देखा सीधा काट दो। पहले नॉलेज को तो यूज करो, अगर नॉलेज से नहीं हो रहा है तब ये तरीका है। इसमें होता क्या है कि एलिमिनेशन टेक्निक का भी एक खेल है, इसको भी समझिए कि एलिमिनेशन टेक्निक को आप 10 सवाल पे लगाएंगे तो आपके 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। ऐसा नहीं कि 10 के 10 सही हो जाएंगे। अब आप ये बोलोगे ये क्या सिखा रहे हो आप मुझे? अरे भाई, आपको 10 सवाल नहीं आ रहे थे, 10 में अगर आपके 5 भी सही हो रहे हैं तो ओवरऑल तो आप पॉजिटिविटी में हो ना।
तो मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में नंबर को बढ़ाने हैं। तो इसको हम काट देंगे। इसका सीधा सा आंसर क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओ। ठीक है। हाँ, एनजीओ होगा ना, इंटरनेशनल आ गया यहाँ पे, तो सिंपल सा ऐसे एनजीओ हो जाता है। इंटरनेशनल आ गया, उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय है। एक सवाल यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, उसको देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। 2024 का सवाल है ये। एग्जाम में मुझे बैठा था तब भी मैंने इसी लॉजिक को यूज किया था एग्जाम में। ऐसा नहीं कि काफी लोग ये सोचते हैं कि जब आपके हाथ में आंसर की आती है तब आपको ये लॉजिक याद आते हैं। एग्जाम में भी मैंने इसी लॉजिक को यूज किया था। और बाकी इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको इस तरीके की जो ये सीरीज है जरा भी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, और हो सके तो वीडियो को हाइप भी क्या कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वीडियो और लोगों तक सजेस्ट होगी। अब आप ये देखिए, सवाल ये पूछा है कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मुझे जहां तक पता है जितने भी लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, किसी ने भी इसका नाम ना करंट अफेयर्स में सुना है, ना किसी स्टैटिक में सुना है। तो अब आप ये देखिए कि यूपीएससी ऐसा सवाल कहता क्यों है? क्योंकि आप पहले भी देखिए कि इस चीज को भी कहीं पे ना हमने न्यूज में पढ़ा है, ना हमने स्टैटिक में पढ़ा है। यूपीएससी ऐसा सवाल हमेशा देगा जो अतरंगी सवाल होते हैं, और ये जो बिल्कुल अतरंगी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सही करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर आईआर में। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए। इट इज द वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये मैं आपको पहले भी बोला हूं, जितने भी आप एनजीओ वाला सवाल देखना सब में ये ऑप्शन आएगा, और उसको सीधा काटना है। और एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, कि जब भी किसी क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस आ जाए ना, 2 3 1 2 2 3, ठीक है, इन ऑप्शंस का सीधा मतलब होता है कि यूपीएससी चाहता है कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट करो, छोड़ो नहीं। अदरवाइज यूपीएससी आपसे डायरेक्ट ये भी बोल सकता था, ओनली वन, ओनली टू, मतलब पीयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, पीयर वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकता था, या फिर नन ऑफ द अबव। यूपीएससी अगर आपसे डायरेक्ट ऑप्शंस पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? यूपीएससी चाहता है कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आपने नहीं पढ़ा फिर भी आप लॉजिक लगाओ। एक बार आप यूपीएससी के माइंड को जानने की कोशिश करेंगे तब आप एग्जाम के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इट इज द वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसको पहले काटो। तो जैसे हम पहले को काट देते हैं तो हमारे पास में फिर भी एक ऑप्शन, काफी ऑप्शन बच जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं? देखिए, 2 3 3 और 2। अब आप एक बार के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड को पढ़िए। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। हिंदी में पढ़ेंगे तो वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय कॉलेज का संगठन की पहल है। ठीक है, ये भी नहीं पता, एक बार के लिए इसको पढ़ के छोड़ देते हैं। एक बार इसके आगे का ऑप्शन पढ़िए। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड। ये ऑप्शन देख रहे हो, ग्रांट फंड टू द लिस्ट डेवलप कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ द ओवन डिफिकेशन। यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे तो इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों में खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। अब आपका सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, निधि प्रदान करना यानी कि ग्रांट देना। आपने अगर थोड़ा बहुत भी एनजीओ के बारे में पढ़ा है तो अब आप इस बात को जानते हैं, आपने गवर्नेंस में एनजीओ को पढ़ा होगा। एनजीओ का काम फंड देना नहीं है, फंड लेना है। एनजीओ को लोग फंड करते हैं, एनजीओ किसी को फंड नहीं करता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। आप ये देखिए कि ज्यादातर ग्रांट देने वाली अगर कोई बड़ी संस्था होगी तो उसका नाम हमने न्यूज में पढ़ा है। और दूसरी बात, ज्यादातर हमने जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है तो हमने इस बात को भी देखा है कि ग्रांट देने का ज्यादातर काम कौन करता है? ग्रांट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। मॉनेटरी फंड तो देता भी नहीं है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब भी पूछा है कि ग्रांट देने की बात आई है, और एक बात मैंने आपको पहले ही बोली कि जब भी कोई संस्था दी जाएगी तो उसके एनजीओ के होने के चांस ज्यादा है, और एनजीओ कभी भी किसी को फंड नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखना, और खासकर कंट्री लेवल पे। हो सकता है कि किसी कंट्री के अंदर कोई एनजीओ है और वो किसी को स्पॉन्सर करे, वो एक अलग बात है, पर किसी कंट्री को एनजीओ फंड करे, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांस है इसके। इसको अपन सीधे ही काट देंगे ना तो ऑप्शन नंबर 3 कट हो जाता है। और एक बार सेकंड नंबर ऑप्शन को पढ़िए, इसमें है क्या? वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज। अब ये है क्या? ये ओवरऑल काम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं। किससे? आप सैनिटेशन के ऊपर काम कीजिए, आप ओपन डिफेकेशन के ऊपर काम कीजिए, खुले में शौच से मुक्ति पाइए। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी एनजीओ होता है उसका प्राइमरी गोल तो क्या होता है? लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना। ये तो एनजीओ का प्राइमरी काम होता है।
मैं आपको इस सवाल पे इतना टाइम इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि आप जब एग्जाम में बैठे ना तब आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, बट एटलीस्ट ये लॉजिक सारे दिमाग में आने चाहिए। जब आप ये सारे लॉजिक लगाते हैं और सीधे एनजीओ वाला दिमाग में लाते हैं तो एक नंबर ऑप्शन तो सीधे कट हो जाता है। और फिर इसके बाद में इसको आप देखिए कि ग्रांट फंड, कोई भी एनजीओ फंड नहीं देगा और उसको काटते हैं तो 3 नंबर ऑप्शन चला जाता है और ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर सही हो जाता है। तो ऐसा चीज़ों को थोड़ा सीखना होगा हमें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपने सोचा कि मैं आपको बता दिया, चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक सिखा सकता हूँ। एग्जाम में जाएंगे तब आपको खुद यूज़ करना है और ये तभी आपका डेवलप होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू को लगाएंगे। और इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर ये इस तरीके के वीडियोज अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि भी चैनल की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डाउन है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की नीड है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं हूँ आपका होस्ट मुकेश बुखराज। ऐसे वीडियो के साथ में मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।